हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 6.2 लाइंस एंड एंगल्स वाली ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 6.1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन ये है कि तीन पैरेलल लाइन है और ये एंगल दिए हुए हैं एक्स, वाई और जेड। आपको ये भी दिया हुआ है कि y और z के बीच का जो रेशियो है वो 3:7 है और आपको x निकालना है। y भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, z भी निकाल सकते हो। बेसिकली क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है कि ये एंगल x निकाले। तो y और z का रेशियो 3:7 है। तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब भी रेशियो दे रखा हो तो इसके पीछे एक नंबर लगा दो, जैसे 3p मान लो इसको और z को 7p मान लो। ठीक है, इसको रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक वेरिएबल पीछे चिपका दो दोनों में। 3p 7p हो गया, 3q 7q भी मान सकते हो, 3x 7x भी मान सकते हो, लेकिन x y z यहाँ काम आ रहा है इसलिए हम x का यूज नहीं कर रहे, हम p का यूज कर लेते हैं। तो y को मान लें 3p, z को मान लें 7p। अब देखो ये y है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से ये भी y होगा। ठीक है, फिर दो पैरेलल लाइन में एक ही तरफ जो ये दो एंगल होते हैं एडजेसेंट एंगल, इनका सम 180 डिग्री होता है। मतलब हमें ये पता चल गया कि y प्लस जेड की वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो ये जो 3p और 7p है ये दोनों मिलकर कितने हो गए 10p, और 10p मिलाकर कितना होना चाहिए 180। तो 10p अगर 180 है तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 18 डिग्री। अगर P 18 डिग्री है तो Y हो गया 18 3 जा 54 और जो Z हो गया वो हो गया 18 7 जा 126। अगर आप X देखें तो ये इसके साथ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, देखिए ये भी 126 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो कि ये 54 है तो ये भी 54 है, इन दोनों का सब 180 डिग्री आएगा। तो 180 में से 54 माइनस करो, 126 डिग्री आ जाएगा। तो फिलहाल इस एंगल x का आंसर आ गया 126। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन ये है कि दो लाइन पैरेलल हैं ए बी और सी डी और एक ई एफ परपेंडिकुलर बनाया हुआ है। किसी भी एक लाइन के परपेंडिकुलर मानने हैं, अगर ये दोनों पैरेलल है तो दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। साथ में ये दिया हुआ है कि एंगल जीईडी यानी कि पूरा एंगल 126 डिग्री है। आपको तीन एंगल्स यहाँ पे निकालने हैं, AGE, GEF और FGE। उनको मैंने कुछ नाम दे दिया, जैसे AGE को मैंने X कह दिया, FGE को मैंने Y कह दिया, GEF को मैंने Z कह दिया। मतलब आपको X, Y और Z कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो ये पूरा एंगल 126 दिया हुआ है, GED ये 90 है, तो जो Z होगा वो बन जाएगा 126 माइनस 90 डिग्री। इसको माइनस करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो Z है वो तो कैसे आएगा, सिंपल सा, टोटल 126 डिग्री दे रखा है, इसमें 90 डिग्री माइनस किया, आंसर आ गया 36 डिग्री। चलो ये काम तो आसानी से हो गया। अब अगर इस x की बात करें तो ये जो x है ये तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, यानी ए जी ई जो है वो इसके इक्वल होगा जीईडी। यानी कि अगर ये पूरा 126 डिग्री है तो x भी 126 डिग्री होगा। फिर ये एक लीनियर एंगल है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री होगी। अगर ये 126 है तो 180 में से माइनस करें, यानी 126 को 180 तक पहुंचाए तो पहले 4 ऐड करेंगे तो 30 बनेगा, फिर 50 और ऐड करेंगे तो 180 बनेगा, तो 54। ये डिफरेंस कितना आ गया 54 डिग्री। तो ये वाला एंगल आया 54 डिग्री, ये आया 126 डिग्री और ये वाला आ गया 36 डिग्री। जब ये 36 निकल गया तो इसको 54 बताने का एक और तरीका था कि भाई ये परपेंडिकुलर है, दोनों पैरेलल है, तो ये भी 90 है, ये 90 है तो फिर ये भी 90 होगा, ये 90 है तो बचे हुए दोनों एंगल का सम 90 होगा। ये आ गया 36, तो ये 54 तो होना ही था, है ना। लेकिन ये अल्टरनेटिव तरीका है, डायरेक्ट इसी से आ रहा है तो क्यों मेहनत करेंगे। ये 126 है तो ये 126, 180 में से 126 गया, 54 बच गया। ओके, अगला क्वेश्चन ये है, दो लाइन है PQ और ST, ये एक दूसरे के पैरेलल है।
एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है और एंगल टी एस आर 130 डिग्री है, हमें ये वाला एंगल क्यू आर एस निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इन दोनों के पैरेलल एक लाइन बना देते हैं ऐसे, इसको कुछ नाम दे दे, चाहे ए बी नाम दे देते हैं। ठीक है, जो आर से होके जा रही है। अब देखो ये पी क्यू इस ए आर के पैरेलल है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल मिलकर 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री के हिसाब से ये 70 डिग्री रह गया। इसी तरह से ये 130 और ये वाला मिलकर भी 180 होगा, तो ये कितना रहेगा, 50 रह गया। अब ये 70 डिग्री हो गया और ये 50 डिग्री हो गया, इसको अगर हम x मान ले तो तीनों का सम 180 होगा, तो 70 प्लस 50 प्लस x की वैल्यू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर एंगल बन गए, ए बी पूरी एक लाइन है। ये 120 है, 180 में से 120 गया, तो फाइनल आंसर बच गया 60 डिग्री। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है क्यू आर एस वो आ जाएगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दो लाइन दे रखी है, ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 127 डिग्री दे रखा है, एक्स और वाई पूछा गया है। तो ये एक्स तो बड़ा सिंपल निकल गया, देखो ये ए पी क्यू आर ये जेड जैसा बन रहा है, तो ये 50 डिग्री है, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है ना। ये 50 है तो ये इन दोनों का सम 180 होता है, तो यहाँ 130 आ गया, ये लीनियर है तो 180 में से 130 गया तो 50 बच गया। या फिर डायरेक्ट ये जेड की आकृति में जो एंगल बन रहे होते हैं वो सेम होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये आ गया 50। ठीक है, इसी तरह से फिर एक और रूल ये लगाएंगे कि दो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो एक इंटीरियर एंगल आ रहा है 50, एक एंगल आ रहा है y, इन दोनों का सम 127 होगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 127 माइनस 50 यानी कि 77। ठीक है, तो ये वाला एंगल 77 कैसे आया कि इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होना चाहिए। ओके, इजीली आ गया 77। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस वाले कॉन्सेप्ट में हमें मतलब एक साइंस का कॉन्सेप्ट यूज करना है। इस क्वेश्चन में आपको दो मिरर दिए हुए हैं, एक पी क्यू है, एक शायद आर एस है, ये दो मिरर है। मिरर रिफ्लेक्टिंग होता है और आपको ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए, 10th क्लास साइंस का है वैसे ये, बाकी 9th में भी पढ़ लेते हैं हम कि जिस एंगल पे लाइट रे आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये जो लाइट रे है ए बी वो ट्रेवल कर रही है, मिरर से टकराई और घूमी, तो नॉर्मल से जितना एंगल इंसिडेंट रे ने बनाया जो बाहर रिफ्लेक्टेड रे है वो भी उतना ही एंगल बनाएगी, यानी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। इसी तरह से अब ये रे इंसिडेंट रे हो गई, इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इधर जाएगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो नॉर्मल बना है उससे ये बनने वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 शुड बी एंगल 2 के इक्वल होना चाहिए और जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होना चाहिए। इसके बाद ये लाइन पैरेलल दे रखी है पी क्यू और आर एस, तो इसके जो परपेंडिकुलर्स हैं नॉर्मल वो भी पैरेलल होंगे, दो लाइन पैरेलल है तो उनके परपेंडिकुलर भी पैरेलल होंगे। तो ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर पैरेलल है, तो फिर ये जो एंगल 2 है और एंगल 3 है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ये किसके इक्वल हो गया, इसके। देखो 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, इसका मतलब सभी आपस में इक्वल हो गए। अगर सब आपस में इक्वल हो गए तो सबको x x x x मान लेता हूं। ऐसा करने से ये एंगल 2x हो गया पूरा ABC और ये वाला एंगल भी 2x हो गया। अब दोनों एंगल 2x हो गए, यानी कि ये जो AB लाइन है वो CD लाइन के पैरेलल हो गई। यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि देखो ना ऐसे आ गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया, तो फिर ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल होनी ही है ना। पैरेलल का यही तो रूल है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, और अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो ये ही 5 क्वेश्चन ही थे एक्सरसाइज नंबर 6.2 में। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।